हिंदी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 7 में हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे, कृष्णा सोबती के उद्गार। चैप्टर का हमारा शीर्षक था कृष्णा सोबती, जो हिंदी की महान लेखिका हैं, कथाकार हैं। उसके विचार यहाँ पर व्यक्त हो रहे थे और वो अपने विचारों को व्यक्त करती हुई लिखती है लेखन के बारे में, रचनाओं के बारे में, कि व्यक्ति को जो भी रचनाएं लिखनी होती हैं उसमें जो रचना है, जो कंटेंट है, वो पहले स्थान पर आना चाहिए। वो कंटेंट, वो विचार है, वो लोगों से अलग हटकर होने चाहिए, विशेष होने चाहिए, ज़रूरी होने चाहिए। भाषा इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है। फिर लेखक को देखना चाहिए कि मैंने जो भाषा का प्रयोग किया है वो कैसी है, क्या वो सभी के समझ में आने वाली है, सभी के विचारों को अच्छी तरीके से शामिल करने वाली है। ठीक है, तो ये बात हम कर रहे थे। अगले पैराग्राफ पर आते हैं। भाषा की बात चलिए तो अनायास, अनायास मतलब अचानक से या बिना किसी प्रयास के, ये भी बोल सकते हैं। अचानक से मेरी स्मृति में, स्मृति कहते हैं याद को, स्मृति कहते हैं याद को, मेरी याद में उनकी बेलोस भाषा का, बेलोस भाषा होती है, बेलोस का मतलब होता है खरा, खरा या सच्चा जिसे कह सकते हैं अपने विषय में। तो उनकी जो सच्ची भाषा है, खरी भाषा है, उसका जादू सिर चढ़कर बोलने लगा। सिर चढ़कर बोलना एक मुहावरा है, सिर चढ़कर बोलना, जिसका अर्थ होता है अच्छे तरीके से प्रभावित करना। क्या करना? प्रभावित करना। ये लीजिए। तो भाषा की जब बात आती है तो मुझे याद आता है उनकी सच्ची और खरी भाषा का असर जो था, प्रभाव जो था, वो बहुत अच्छा था। उनकी भाषा विशेष थी, प्रभावित करती थी, सच्ची भाषा थी, कोई बनावटीपन नहीं था। पूरे हिंदी जगत में उनके जैसा अंदाजे बयां, अंदाजे बयां क्या होता है? कहने का तरीका, कहने का तरीका मतलब बयान करने का, बताने का या अपने विचार व्यक्त करने का तरीका कहीं नज़र नहीं आता। पूरे हिंदी जगत में, हिंदी साहित्य में जितने भी लेखक हैं, उन लेखकों की रचनाओं को देखें तो पता चलता है कि कृष्णा सोबती का जो लेखन है और जो विचार वो व्यक्त करती है, उनका जो अंदाज था, तरीका था, वो सबसे अलग था। कहीं नज़र नहीं आता जैसा वो लिखती हैं वैसा कोई और लिखता भी हो। कहीं पर उनके लेखन में काव्यात्मक भाषा का प्रस्फुटन है। प्रस्फुटन मतलब खिलना। शुरुआती दौर में जब फूल खिलता है तो वो प्रस्फुटन आता है, निकलती है। तो कहीं कहीं या कहीं तो बीच में कहीं पर उनकी भाषा काव्यात्मक रूप से खिल कर के आती है, निखर कर के आती है। कहीं उनकी भाषा में गुजराती के शब्द हैं, पंजाबी के शब्द हैं, दिल्ली की पृष्ठभूमि, दिल्ली क्षेत्र विशेष के भी शब्द हैं। उस पृष्ठभूमि पर आधारित असर कारक या उस पृष्ठभूमि से लिए हुए, आधारित मतलब उससे लिए हुए खास देशज शब्दों का ठसक भी, प्रभाव भी भरा हुआ है। अनूठा शब्दालोक। उनके शब्दों के लोक में या उनके शब्दों के संसार में बहुत सारे गुजराती के शब्द हैं, पंजाबी के शब्द हैं और दिल्ली क्षेत्र के भी शब्द देखने को मिलते हैं। उनका प्रभाव भी उनकी रचना में जरूर मिलता है। ऐसी सशक्त वैविध्यपूर्ण भाषा का संसार कहाँ से, कैसे अर्जित किया? आपने मन में प्रश्न आया कि लेखिका से पूछ लूं कि ये जो भाषा है, वैविध्यपूर्ण का मतलब होता है विविधता से पूर्ण या भरी हुई। अभी ऊपर लिखा कि उनकी भाषा में गुजराती, पंजाबी, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र के शब्द हैं, वो भरे पड़े रहते हैं। तो मन में आया कि ऐसी ताकतवर वाली भाषा, ऐसी ताकतवर विविधता से भरी हुई भाषा का संस्कार आपने कहाँ से पाया है, कहाँ से अर्जित किया है, ये बात पूछूं। सालों पुरानी बात होगी, बहुत सालों पुरानी बात, शायद 1935 के आसपास, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, जब हम माधुरी, विशाल भार, मॉडर्न रिव्यू आदि पढ़ रहे थे। पत्रिकाएं हैं, विशाल भार, माधुरी, मॉडर्न रिव्यू पत्रिकाएं।
जैसे आज के समय में इंडिया टुडे, वैसे इसके साथ साथ हमारे घर पर हिंदी की, उर्दू की और अंग्रेजी की ढेर सारी किताबें आती थी, पत्रिकाएं आती थी। केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो है, उसकी लाइब्रेरी में जाकर हम खूब पढ़ते थे। केंद्र का जो सचिवालय है वहाँ पर लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में जाकर भी हम बहुत पढ़ते थे, खूब किताबें पढ़ते थे। वैसे हमारे घर में भी किताबें आती थी। मेरी माँ अपने दहेज में कपड़ों की जिल्द में लपेटी 7-8 किताबें लाई थी। सत्यार्थ प्रकाश, सबको पता है किसने लिखी है? सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? सोच करके बताएं। स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, या दयानंद सरस्वती ने? दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखी। ठीक, तो वो अपने साथ, लेखिका कहती है, कृष्णा सोपती कहती है कि मेरी माँ है वो दहेज में 7-8 किताबें लाई थी और उन किताबों में सत्यार्थ प्रकाश, स्त्री सुबोधिनी, रमणी रहस्य, रामायण महाभारत आदि थी। तो घर पर किताबें पढ़ने का माहौल मिला मुझे। हमें अपनी ही तरह खुद को समझना होगा, अपनी ही तरह से। व्यक्ति को अपनी तरीके से खुद को समझना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है, उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। किताबें अलग चीज़ हैं, व्यक्ति का जीवन अलग चीज़ है, उसे समझना चाहिए। किताबों के जरिए हम चीज़ों को, लोगों को या जिंदगी को देखने का संस्कार सीख रहे थे, तो चीज़ों के परे भी देखने का संस्कार हमें घर से ही मिला था। बहुत बढ़िया बात कही है लेखिका ने कि व्यक्ति को अपने बारे में अलग तरीके से सोचना ही चाहिए, हमेशा ही सोचना चाहिए। किताबों के जरिए, तो जब हम किताब पढ़ते हैं तो उन किताब में आई हुई बातों के आधार पर हम लोगों की ज़िंदगी को देखते हैं, अपनी ज़िंदगी को देखते हैं। ठीक है, लेकिन साथ साथ में उन चीज़ों से अलग जो संसार है, जो घर है, उसे भी हमें देखना चाहिए। और ये चीज़, ये बात हमें मिली थी हमारे घर से, ये संस्कार मिले थे हमें हमारे घर से। एकल परिवार की जो भी सोच या संवेदना या अभिव्यक्ति है, वह संयुक्त परिवारों से अलग तो होगी ही, बिल्कुल होगी। संयुक्त परिवार की जो सोच होती है, अभिव्यक्ति होती है विचार प्रकट करने की, वो अलग होती है, एकल परिवार की अलग होती है। एकल परिवार में माता पिता रहते हैं और उसके बच्चे रहते हैं। ठीक है, बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपना अलग घर बसा लेते हैं। संयुक्त परिवार में दादा दादी, भाई, माता पिता सब रहते हैं। उन दोनों में विचार व्यक्त करने की जो भावना होती है, अभिव्यक्ति की जो भावना होती है, वो अलग होती है, सोच ही अलग होती है। विभाजन के दौर में भी बहुतेरी जिंदगियों को टूटते बिखरते देखा। किसने? कृष्णा सोपती ने। और वे कहती है कि विभाजन के दौर में हमने देखा परिवार टूटे, बिछुड़े, जिंदगियां अलग अलग हुई, कुछ परिवार पाकिस्तान चले गए, कुछ हिंदुस्तान में ही रह गए। सोचो जरा, इतनी बड़ी दुनिया में मैं को लेकर सोचना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। बहुत बड़ी दुनिया है, सब जानते हैं, इस दुनिया में भांति भांति के लोग हैं। वो लोग केवल इस दुनिया में मैं को सोच लेकर के सोचते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरा अच्छा होना चाहिए, मेरा ऐसा होना चाहिए, मेरा ये हो गया। सबके बारे में कोई नहीं सोचता है, केवल मैं के बारे में सोचता है, मैं को लेकर के सोचता है। ये मैं को लेकर के सोचना बेवकूफ़ी, गलती है। हमें सब के बारे में सोचना चाहिए, सामूहिक रूप से सोचना चाहिए, हर जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। बातें सुनते सुनते वह कहीं किसी अनजान खोह में दुबक गया था। क्या? ये मैं बातें सुनते सुनते किसी अनजान खो में, खो होता है एक प्रकार से जो गड्ढा टाइप जो होती है ना, जहाँ हम खो जाते हैं, खोल जिसे बोलते हैं, पहाड़ों की जो गहराई होती है, उसमें दुबक गया था। हमारी चाय की प्यालियाँ ठंडी होने लगी थीं, मगर बातों की गर्माहट चरम पर थी। चरम यानी शीर्ष पर थी, सबसे ऊपर थी। चाय की प्यालियाँ जो हैं वो ज़रूर ठंडी हो रही हैं, लेकिन बातों की जो गर्माहट है वो ऊपरी ऊपर है। हम बहुत गहरे विचार में थे, जो धीरे धीरे आज के राजनीतिक परिदृश्य पर आकर टिक गई। जो बातें पुरानी शुरू हुई थी, अब वो धीरे धीरे आज के राजनीतिक माहौल में, आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है, आज का जो राजनीतिक हाल है, उस पर आकर के टिक गई कि
आज क्या चल रहा है राजनीति में, संसार में, देश में, उस पर आकर के हम विचार व्यक्त करने लग गए थे। लेखिका कहती है कि देखो, यहाँ राजधानी दिल्ली में जहाँ हम रह रहे हैं, हमारे सामने क्या हो रहा था पहले। जिस दिल्ली में हम रह रहे हैं उसी दिल्ली में पहले क्या हो रहा था, क्या स्थिति थी। हम लोगों ने कैसे कैसे दौर देखे हैं। आज़ादी से पहले का भी दौर देखा है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, भाईचारे के साथ रहते थे दोनों समाज, दोनों धर्म, और अब अलग। हमारे सामने पुरुषोत्तम दास टंडन, बालकृष्ण शर्मा जैसे लोगों ने कितनी चीज़ों को किस ढंग से देखा व परखा था। ये पुरुषोत्तम दास टंडन और बालकृष्ण शर्मा साहित्यकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं। उनके बारे में कह रही हैं कि हमारे सामने ही पुरुषोत्तम दास टंडन और बालकृष्ण शर्मा जैसे लोगों ने कितनी चीज़ों को किस किस ढंग से देखा है, और आज की स्थिति दूसरी है। 60 साल के लोकतंत्र में आज क्या क्या हो रहा है सब जानते हैं। ये लोकतंत्र अब इतना आगे बढ़ चुका है, और यहाँ तक हम कहें 70 साल से ऊपर हो गया है हमें अब तो वर्तमान में, लेकिन जब ये चैप्टर छपा था तब ये 60 साल का हो गया था लोकतंत्र, यानी देश की आज़ादी को 60 साल हो गए हैं। लोकतंत्र शब्द की वैल्यू तक को आपने बाहर निकाल कर फेंक दिया। राजनीति में देख लीजिए कितनी मर्यादाएं थी पहले और आज नहीं है। आज लोकतंत्र को लोगों ने अपने वैल्यू से, विचारों से निकाल कर बाहर फेंक दिया है। भीड़ तंत्र बन गया है, परिवार तंत्र बन गया है। तो क्या यह ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है, सब जानते। एक नागरिक के तौर पर मेरा भी तो फर्ज बनता है, मेरा भी तो हक बनता है, कर्तव्य बनता है। ऐसा कोई क्यों नहीं सोचता कि इस देश के प्रति एक नागरिक होने के नाते मेरा कोई फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है? नहीं, नागरिक तो केवल ये सोचते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, सरकार ने ये नहीं किया। जबकि उससे पूछे कि आपने क्या किया इस देश के लिए, जब सरकार ने ये नहीं किया तो आपने विरोध क्यों नहीं किया, आगे क्यों नहीं आई? नहीं करते हैं। ऐसा कोई सोचता क्यों नहीं है कि इस नागरिक होने के नाते हमारा भी तो कुछ फर्ज था। हमें इस लोकतांत्रिक परिदृश्य को देखने का मौका मिला है। हम इस देश के वासी हैं, और हमें इस देश में लोकतंत्र कैसे आया, अंग्रेज कैसे गए, हमें कैसे छुटकारा मिला अंग्रेजों से और हमारा शासन आया, ये देखने का भी मौका मिला है। कैसे साम्राज्यवाद अलग हुआ, राजा महाराजा निकले यहाँ से, अंग्रेज आए, अंग्रेजों को निकाला हमने, फिर लोकतंत्र लेके आए, अपना शासन लेकर के आए। कैसे कैसे क्रांतिकारी हुए हैं ये भी हमने देखा है, और उन क्रांतिकारियों ने इसी लोकतंत्र के लिए अपने जीवन न्यौछावर किया है, अपने परिवार को छोड़ा है, जिंदा जलाए गए हैं, क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया गया है। और आज आप देख सकते हो उन क्रांतिकारियों के, उन बलिदानों की स्थिति क्या हो रही, बहुत बुरी स्थिति है। बहुतेरी बाहरी आवाज़ों से हमारा नुकसान हो रहा है। बहुत सारे बाहरी लोग, विदेशी लोग, उन लोगों के कारण हमारा नुकसान हो रहा है। वो प्रभावित कर रहे हैं हमारे देश की राजनीति को। हर चीज़ में समझौता करना ठीक नहीं है, राजनीति में समझौता करना ठीक नहीं है, देश के एकता में समझौता करना ठीक नहीं है, लेकिन कर रहे हैं राजनीतिक पद पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए। पता नहीं बाहरी नागरिक हमको कैसे देख रहा होगा। ये जो बाहर के देश हैं, बड़े देश हैं, ये हमें कैसे देख रहे होंगे। कितनी तरह की धंधेबाजी पैदा होते जा रहे हैं। धंधेबाज, राजनीति में धंधेबाज। धंधा केवल व्यापार में होता है, राजनीति को व्यापार बना लिया है, सरकारी नौकरियों को व्यापार बना लिया है। इस प्रकार से घोटाले दर घोटाले हो रहे हैं। हर सरकार आती है, घोटाले करती है, पैसा खाती है देश का, और अपने आप को पाक साफ बताती है कि बस मेरा घर भर जाए, बाकी जनता डूबे। हमारी जीवन शैली या सोच तक खत्म कर दी गई है। हम कैसे जिए, क्या प्राप्त करें, ये सब खत्म कर दिया गया है। इस लोकतंत्र की आड़ में ये राजनेता लोग ऐसा कर रहे हैं। लेखिका कह रही है सच तो यह है कि हम लोकतंत्र शब्द का अर्थ ही भूल गए हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जो शासन होता है, जनता के लिए जो शासन होता है, वो लोकतंत्र होता है। जबकि यहाँ लोकतंत्र छोड़ करके अब भी वही सामंती तत्व फिर से आ गए हैं, वही राजनेता परिवारवाद को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अगले
अगले पैराग्राफ में लेखिका क्या कहती हैं उस पर चर्चा करते हैं। राजनीतिक चर्चा को परे रख मैं उन्हें साहित्य तक खींच लाना चाहती थी। जिससे मिलने गई है, जो मिलने गई है लेखिका, वो कहती है कि मैं कृष्णा सोबती को राजनीतिक चर्चा में नहीं डालना चाहती थी। राजनीतिक चर्चा से अलग रख करके मैं साहित्यिक चर्चा में बात करना चाहती थी, कृष्णा सोबती से विचार व्यक्त करना चाहती थी उनसे। इसलिए मैंने विषयांतर करते हुए पूछा, क्योंकि ऊपर वाले पैराग्राफ में देखा कि कृष्णा सोबती किस प्रकार से विचार कर रही है, लोकतंत्र के बारे में राजनीतिक चर्चा करने लगी है, जबकि जो लेखिका उससे मिलने गई है, जो लेखक उससे मिलने गया है, या जो उनका एक प्रकार से चर्चा करने गए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं विषय को बदलना चाहती थी, साहित्यिक चर्चा करना चाहती थी। इसलिए मैंने पूछा कि आपने मित्रों मरजानी में जो थीम उठाई है, ये मित्रों मरजानी क्या है? रचना है। किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की एक रचना है, मित्रों मरजानी शीर्षक से, बहुत अच्छी रचना है। उसमें जो थीम उठाई है, मनुष्य की तरह स्त्री कामनाओं को मुखरित करने की बेबाक अभिव्यक्ति थी वो। मैंने कहा कि कृष्णा जी, जो आपकी रचना है मित्रों मरजानी, और उसमें जो आपने थीम उठाई है, उसमें जो थीम थी कि मनुष्य की तरह स्त्री की भी कामनाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, और उन भावनाओं को, कामनाओं को बड़ी बेबाकी साथ बिना डरे अभिव्यक्ति प्रदान की, वो स्त्री की नैसर्गिक प्रवृत्तियों को दबाने का सिलसिला सालों से बदस्तूर चल रहा है। तो इसका जवाब देते हुए कृष्णा सोबती ने कहा कि आप जानती हो कि स्त्रियों की नैसर्गिक, प्राकृतिक, नेचुरल जो प्रवृत्ति होती हैं, आदतें होती हैं, उनको दबाने का सिलसिला सालों से चला आ रहा है। समाज ने स्त्रियों की स्थिति कैसी कर दी थी, अब सब जानते हैं। उनके भावनाएं, उनके विचारों को कोई महत्व नहीं देना, दबा करके रखना, ये सालों से चला आ रहा है कि उनको दबा करके रखा जाता है। विवाह के वाबस्ता आपने जो सवाल उठाए थे, विवाह से संबंधित आपने जो सवाल उठाए थे, सालों बाद आज की स्त्री में मुखर होकर अपनी आवाज़ उठाने का हौसला आने लगा है। विवाह के लिए से संबंधित जो सवाल उठाए गए थे पुराने ज़माने में, उन सवालों के सालों बाद आज स्त्री में वो विचार व्यक्त करने की आवाज़ उठने का हौसला आने लगा है कि हम भी अपने विचार व्यक्त करेंगे, हमारे अंदर भी विचारधारा है, हमारी भी एक सोच है जिसको दबाया जा रहा है। तब आपने स्त्री के हम में जो वजनी फ़र्क उठाए थे, वाकई आज कितने प्रामाणिक और अजीब है। लेखिका पूछती है, या वो जो उनसे चर्चा करने गई है, वो पूछती है कि आपने जो स्त्रियों की आवाज़ दबा दी गई थी, उस आवाज़ को दोबारा से मुखरित करने का काम किया है, हौसला उठाया आपने स्त्रियों की आवाज़ बनने का। तब आपने स्त्रियों के हम, यानी कि स्त्रियों का जो अहम होता है, विचार होता है, अस्तित्व होता है, उसमें जो वजनी तर्क उठाए थे, आज वो कितने प्रामाणिक है, प्रासंगिक हैं, उचित हैं। उस दौर में इतना रचनात्मक साहस कैसे हासिल किया होगा आपने? बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। जो चर्चा करने गई है उसने अच्छा प्रश्न उठाया है कि विवाह के बाद स्त्रियों को सवालों में, अनेक प्रकार की बेड़ियों में, बंधन में बांध करके रख दिया जाता है। सालों बाद आपने स्त्रियों की आवाज़ बन करके रचनाएं लिखी हैं, आपने स्त्रियों की आवाज़ उठाने का हौसला किया है। तब आपने स्त्रियों के मैं के स्थान पर हम या उनको जोड़ने का प्रयास किया है और प्रासंगिक प्रश्न उठाए हैं। उस दौर में इतना रचनात्मक साहस आपने कैसे, आपने वो जो स्त्रियों से संबंधित रचनाएं लिखी, तो आप में वो साहस कहाँ से आया? ठीक, अब इस प्रश्न का जवाब कृष्णा सोबती क्या देंगी कि किस प्रकार से मैंने हौसला भरा मेरे मन में कि मैं स्त्रियों के लिए लिखूं, स्त्रियों की भावनाओं को लोगों के सामने लाऊं। इसके लिए हम एक अगला वीडियो लेकर के आएंगे। लंबा वीडियो न बने, बहुत अच्छा चैप्टर है जिसमें कृष्णा सोबती अपने बहुत अच्छे विचार व्यक्त कर रही है। अब आगे वो स्त्रियों से संबंधित विचार व्यक्त करेंगी। इससे पूर्व हमने आज पढ़ा राजनीतिक विचारधारा जो उन्होंने प्रकट की। ठीक है, तो आज के बस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और अगले वीडियो के साथ हम प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।